कि okay guys, I know some of you but I don't know some of you as well. So तुम लोग का like wait, people are still joining. So like एक बार मुझे चैट में बता दो कि like कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया. Like they don't have any clue कि कैट में क्या क्या आता है. So that I can at least get to know. Because you know I have taken one session before and उसमें मैंने बताया है कि like क्या क्या होता है कैट में, कितने sections होते हैं. एंड सो मुझे उससे एक स्टेप आगे बढ़ना था एंड आई वांटेड टू शेयर कि लाइक ये सेक्शंस को कैसे क्रैक करना है. लाइक बेसिकली आई वाज टारगेटिंग डीआईएलआर एंड क्वांट्स आज के लिए कि डीआईएलआर एंड क्वांट्स में क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं हम लोग. सो जस्ट एक बार फटाफट से चैट में बता दो कि कितने लोग को आइडिया ही नहीं है कि लाइक कैट में क्या सेक्शंस आता है एंड क्या क्वेश्चंस होता है. ऑनेस्टली बताओ, कोई बात नहीं. ओके उज्जैन ही मतलब आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, फाइन फाइन, ठीक है, नो वरीज. So till the time people are joining, I'll tell you in very short कि क्या है. So basically what happens is CAT में there are three sections, okay? VARC, DILR and bonds. So in fact I'll share the screen as well. मैंने यहाँ पे resources ready रखे हैं. Yeah, so मैं बस in general आपको एक brief दे दूंगी just to ensure. And उसके बाद हम थोड़ा और depth में जाएंगे to discuss the strategies because the time is very less this time. And हमें like काफी सारी चीजें cover करनी है. Okay, so one second. My screen is not visible, right? No. Okay, okay, wait. I'll share it. I'll share it. Yes. Is it visible now? It's visible, right? Okay, good. So, okay. So basically आपको एक screen दिख रही है ना CAT 2025 एग्जाम पैटर्न के बारे में. So what happens is usually VRC में there are 24 sections. Yeah. So VRC में there are 24 questions. In DILR there used to be 20 questions till CAT 2024, but CAT 2020 till CAT 2023 there were only 20 questions in DILR, but CAT 2024 में we saw a new pattern, which was कि DILR में 2 क्वेश्चन बढ़ गए and in QA there were 22 questions. Okay. एंड क्या होता है कि क्यूए में देयर कुड बी क्वेश्चंस विद ऑप्शंस लाइक जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना एंड देयर कुड बी क्वेश्चंस व्हिच आर थीटा वेयर यू हैव टू टाइप इन द आंसर. ठीक है, तो टाइप इन द आंसर में यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू एन डेसिमल प्लेस और एन इंटीजर एंड वहां पे आपको टाइप करना. सो वहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे. सो एकदम बेसिक है. इट्स +3 एंड -1 एंड फॉर थीटा जिसमें आपको आंसर्स टाइप करने हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो यू कैन टाइप एनीथिंग फॉर थीटा. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एंड टाइप इन द आंसर होता है जिसमें वेर यू हैव टू एंटर द आंसर डायरेक्टली विदाउट ऑप्शंस एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर थीटा क्वेश्चंस. सो फॉर VARC देयर आर 24 क्वेश्चंस जिसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है. मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में एक PDF डाला था जिसमें मैंने काफी सारे बताए थे कि VARC में क्या होता है. 4 RCs होता है, फिर DILR में क्या होता है, केसलेट्स होता है, and quants में there are 22 questions with various topics, arithmetic, geometry. तो total 68 questions होंगे and 120 minutes में 40 minutes per section. You can't switch the time. ऐसा नहीं हो सकता कि आपका VRC में जल्दी खत्म हो गया तो you can move on. It's a very fixed pattern. सबसे पहले आपको VRC दिखेगा, उसके बाद DILR दिखेगा, उसके बाद quants दिखेगा. Okay? आज बहुत सालों से इसमें कोई चेंज नहीं आया and I don't think आएगा. Even in CAT 2025, you will see 40 minutes per section with सबसे पहले you will get VRC, then you will get DILR, then you get quants. तो ZAT जो XLRI के लिए होता है, it is a bit different. ZAT में I'll comment to it later. उसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं and you have the freedom to मतलब पूरा पेपर आपके सामने होगा and you can actually attempt any question.
Even in NMAT, you have the freedom to select the sections. So basically, I'll be talking with the CAT point of view because CAT is like the basic mother of all exams. अगर आपने CAT crack किया तो आप बाकी सारे exams कर लोगे crack. ZAT के लिए you'll have to practice more because ZAT is a bit more tougher in sense of VRC. इसमें जो verbal है and decision making है. ZAT में there is no DILR. ZAT में there is decision making, which is a bit different from the DILR which we see in CAT. Okay. सो या +3 - 1 दिस वाज द एकदम बेसिक सा मैंने उस टाइम पे बताया था. मैंने लास्ट टाइम ये पीडीएफ भी शेयर की थी ग्रुप में. आप में से काफी लोग नए हो, सो यू माइट नॉट नो दिस पीडीएफ. सो आई सेंड इट वंस अगेन, नो इश्यूज. ठीक है, दीज आर फॉर स्नैप, जैट एंड मैट कैट. ओके. सो अभी एमबीए सीजन पास आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कैट होता है. बट एनमैट भी आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूलिंग. यू कैन शेड्यूल योर एनमैट बिफोर और आफ्टर कैट बिकॉज उसका शेड्यूलिंग November 5th से December 5th तक यूजुअली स्टार्ट हो जाता है. So now we are almost heading to August. So yeah, you have very less time. You just have August, September and October. नवंबर से आपका एनमैट, फिर उसके बाद कैट 30th November. सो नवंबर का महीना भी हम लोग मान के चल सकते हैं. ठीक है, यू हैव टाइम, दिस मच टाइम यू हैव. ओके. सो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, लाइक हैंड रेज कर लो कि कितने लोगों ने अब तक बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है. लाइक यू कैन बी ऑनेस्ट, नो वरीज. या कितने लोगों ने स्टार्ट की है बट उनको लग रहा है कि अभी तक नहीं हो पा रहा है, दे आर क्लूलेस, दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि होगा कि नहीं कैट इस साल, अगले साल देना पड़ सकता है. ओके, दीज आर द मेजोरिटी ऑफ पीपल. फाइन. ओके. तो बाकी लोग एकदम कॉन्फिडेंट कैट निकल जाएगा इस साल. नहीं, कॉन्फिडेंस तो होना अच्छी बात है. इट्स वेरी गुड. या, नो वरीज. सो यू गाइस आर नॉट कॉन्फिडेंट, इट्स टोटली फाइन. इसीलिए ये सेशन रखा है. ठीक है, टू गेन सम कॉन्फिडेंस कि हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं सेक्शंस को. ठीक है. सो आई एम नो एक्सपर्ट कि मतलब एकदम यही स्ट्रैटेजी अपनानी है. बट आई एम अ पर्सन हु वाज जस्ट लाइक यू, सो आई थिंक यू कैन रिलेट टू मी बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड जैट, आई हेटेड DILR. बिकॉज DILR में क्या होता है कि देर आर टू मेनी सेट्स एंड आई टेल यू वेट. So I was showing you this PDF. So DILR में there are 22 questions. And हम पहले DILR के बारे में डिस्कस करते हैं, then we come to QA. ठीक है, VRC हम कभी बाद में सेशन में डिस्कस करेंगे. ये आज टाइम बचा तो डिस्कस अबाउट VRC as well. So सबसे पहले अबाउट DILR, आप में से कितने लोगों ने एटलीस्ट एक मॉक तो दिया है? How many people have given at least one mock? Okay, great, great, great. So you guys have started mocks. So it's fine. Even if you haven't started, start now because आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या करना है. So basically there are 22 questions in DILR. So भी 22 questions कैसे divide हो सकता है? It totally depends. 3 साल पहले there used to be 6-6-4-4. So 6-6-4-4 क्या होता है? There are two sets with 6 questions and two sets with 4 questions. Okay. And the usual trend was कि 4 questions वाला set easy होता है एंड 6 क्वेश्चंस वाला सेट थोड़ा टफ होता है, मतलब थोड़ा लेंथी होता है. ठीक है, आप ये मान के मत चलना क्योंकि कभी कभार हो सकता है 6 वाला क्वेश्चन भी इजी निकले. एंड 6 वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 6 के 6 क्वेश्चन हार्ड होंगे. हो सकता है कि आपने अगर आधा सेट भी सॉल्व किया तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. हो सकता है बाकी 4 क्वेश्चन वुड बी अ बिट हार्डर. बट या थोड़े सेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं जिनको आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए. इट इज लाइक दैट. सो इन 22 क्वेश्चंस ऑफ DILR, it is 66 marks. So do you need to do these 22 questions? Absolutely not. To clear the cutoff of DILR, not only to clear the cutoff of DILR में अगर आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर लाना है, so आपको 2 सेट करेक्टली सॉल्व करना है. ठीक है, 2 सेट अगर आपने करेक्टली सॉल्व किए, इट कैन बी अगर आपने 4-4 के भी सेट्स करेक्टली सॉल्व किए तो 90 परसेंटाइल के ऊपर आ सकता है. बट वो 4-4 के आपको एक्यूरेटली सॉल्व करना है. ओके. सो सो द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि आपको चारों के चारों सेट सॉल्व करना है. आपको इन कैट 2025 देयर वर इनफैक्ट एडिशनल क्वेश्चंस, मतलब देयर आर मोर सेट्स. देयर वाज आई थिंक 4-4-4-6 समथिंग, इट वाज लाइक दिस. सो कैट 2024 का मैं आपको पेपर दिखाती हूँ. इनफैक्ट मैंने पेपर भी डाउनलोड किया. तो कैट 2024 वाज अ बिट डिफरेंट, बट कैट 2023 तक देयर वर 4-4 एंड 6-6 के सेट्स. ठीक है. सो मैं इनफैक्ट आपको कैट 2023 का पेपर दिखाती हूँ.
This is CAT 2024 only slot 1. So yeah, I'll show you the CAT 2024 का पेपर, ये मैंने क्रैकयू से डाउनलोड किया. So मैं इसको आपको DILR का सेक्शन दिखाती हूँ. So basically CAT 2024 में क्या हुआ था? There were yeah, ये सबसे पहला वाला सेट है, एकदम मॉर्निंग वाला सेट मैंने डाउनलोड किया जस्ट टू शो यू द एग्जांपल कि कैसा होता है. So basically this was the set. So इसमें कैसे सेट आया था कि 25 to 28. So basically there were 4 questions. So ये एक DI का सेट है. This is a pure DI सेट, ये किसी से भी हो जाएगा. Okay. So there were 1, 2. This was a 4 set wala question. This was a 6 wala question. Sorry, this was a 5 wala question. This was a 4 wala question. जिसमें टीटा था. Yeah. So basically CAT 2024 का पेपर है ये. So अब तक CAT जो करता था 2023 तक what CAT used to do was, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एक प्योर DI वाला सेट आएगा. प्योर DI वाले सेट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसमें सिर्फ DI, जैसे अगर आप ये चार्ट पढ़ोगे, ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, like you will get some confidence. I'll just read the question and I'll tell you. The chart below shows the price data for 7 shares, ठीक है, A, B, C, D, E, F, G as a candlestick plot for a particular day. The vertical axis shows the price of the shares, and the share shows the opening price at the end of the day is more than its closing price, is called a bullish share, otherwise it's called a bearish share. All bullish and bearish shares are shown in green and red color respectively. ठीक है, so basically आपको डेटा इंटरप्रेट करना है. सो यहाँ पे एक बुलिश शेयर है और एक बेरिश शेयर है. अगर ओपनिंग प्राइस इज लेस देन द क्लोजिंग प्राइस देन इट्स अ बुलिश शेयर, एंड ओपनिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द क्लोजिंग प्राइस देन इट्स अ बेरिश शेयर. ठीक है, सो यहाँ पे आपको सब अच्छे से दिखाया भी है. डे लो प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस ये है, डे हाई प्राइस ये है. डे लो प्राइस ये है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, डे हाई प्राइस. सो यहाँ पे जो भी, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स हियर. ठीक है, तो हम लाइक काफी लोग DYP COE से आए, इंजीनियरिंग कॉलेज से आए. सो आप सब लोग को मे बी बॉक्स प्लॉट का थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पे लो हाई ओपनिंग क्लोजिंग दिखा रहा है. सो आइडिया नहीं भी है तो कोई भी बंदा जो पढ़ेगा उसको समझ जाएगा. ये क्वेश्चन जो पढ़ेगा ना, ये बहुत ही इजी सेट है, वेरी इजी सेट. इसमें हमें बस क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यूज मैच करनी है कि ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, डेज हाई प्राइस ये है. ठीक है, सो अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ो. Like even if you are a bit confused, just calm down and read the question. Daily share price variability is defined as day high price minus day low price upon average of the opening and closing price during the day. ठीक है, ये क्वेश्चन है which among the following shares had the highest SPV on that day. ठीक है, तो which of the following, और SPV का डेफिनेशन भी हमें दिया है कि डेज हाई प्राइस माइनस डेज लो प्राइस अपॉन एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ड्यूरिंग द डे. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो कोई भी जो नया नया है वो सबके कैलकुलेट करेगा, ये मत करना. यहाँ पे ऑप्शंस दिए FADC, आपको बस इन्हीं चारों के निकालना है. प्लीज कोई ये मत करना कि ABCD सबका टेबल बनाते बैठेगा, टाइम वेस्ट होगा. क्या करना है आपको, FADC दिया है, फटाफट से F का SPV कैसे निकालोगे. F का SPV डेज हाई प्राइस. F का हमें पता है F इज अ बेरिश शेयर, एंड F का SPV का डेफिनेशन भी हमें दिया, हाई माइनस लो अपॉन एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाई मतलब F का ये है 2000, लो मतलब ये है 1200, हाई माइनस लो अपॉन एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस. तो एवरेज भी 1800 और 1600. इसको प्लस बाय 2 भी करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है एवरेज मतलब इसका मिड पॉइंट होता है, तो 1700. तो यार हर कोई बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर सकता है. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीपल कैन एक्चुअली डू इट. वो सबका SPV निकालना है एंड हाईएस्ट SPV टिक करना है. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ये तो हो जाएगा सबसे, आई एम श्योर. नहीं भी हो रहा है, इफ आई एम गोइंग फास्ट जस्ट लेट मी नो. इट्स अ वेरी इजी थिंग. आई जस्ट वांट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस कि लोगों को लगता है कैट मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चंस आते होंगे कि लाइक नहीं होता होगा DILR, मतलब सर के ऊपर से जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है, लाइक मैं जो बोल रही हूँ. You guys are able to understand, right? Perfect, perfect, fine. So यही करना है बेसिकली, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस ऐसे देखोगे ना आपको लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू आर एक्चुअली सॉल्विंग ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, it was one of the easy questions, I agree.
But CAT is all about in DILR finding the easy questions. It's not about doing all the questions. It's about doing the easy questions in the fastest possible manner. Okay. यहाँ पे देखो daily SPV is defined as the day's high price minus day's low price upon. Okay. So यहाँ पे देखो day SPV is defined as the day high price minus day low price upon average. How many shares had an SPV greater than 0.5 on that day? ठीक है. यहाँ पे highest SPV है. यहाँ पे greater than 0.5. So यहाँ पे GBAF. So यहाँ पे A और F की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी ऊपर ही निकाल ली. अभी आपको बस G और B की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. A और F की तो ऊपर निकाल ली, G और B की यहाँ निकालनी है. और आपको बस काउंट करना है कि कितने 0.5 से ऊपर है. ठीक है. तो 0.5 से ऊपर है वो भी बहुत इजीली मिल जाएगा. इट्स अ टीटा क्वेश्चन. इसका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा. सो इन टीटा क्वेश्चंस ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कैट का पेपर देते हो नेवर लीव एनी टीटा क्वेश्चन ब्लैंक. ओके. हो सकता है आपको 1 2 3 कुछ मार्क करने करो, बट टीटा क्वेश्चन कभी खाली नहीं छोड़ना है बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. सो इवन इफ कोई ऐसा है जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है तो यू कैन एक्चुअली मतलब या सो ऐसा कोई भी है जिसके पास टाइम भी नहीं बचा होता है ना, यू कैन एक्चुअली डू दीस थीटा क्वेश्चंस वेरी क्विकली. द बिगेस्ट मिस्टेक यू वुड बी डूइंग इज लीविंग दीस थीटा क्वेश्चंस ब्लैंक व्हिच यू शुडंट. ओके. अभी daily loss for a share is defined as opening minus closing upon opening. Which of the following ABFG has the highest daily loss on that day? So opening minus closing upon opening. तो GBAF. So FAGB. So सबसे पहले जब भी आप करते हो ना, सो आई टेल यू वेरी क्विक हैक जो एकदम बिगिनर्स को नहीं पता होगा. जिन्होंने थोड़े मॉक्स दिए हैं, जिन्होंने थोड़ा भी प्रैक्टिस किया, उनको आइडिया होगा कि जब भी हम ये देखते हैं ना, हम ऐसे ही हर इसके लिए कैलकुलेट नहीं करते बैठते. वी हैव टू स्ट्रक्चर इट. हम फटाफट से टेबल बना लेते हैं. टेबल में यू विल मेक डिफरेंट कॉलम्स की डे हाई डे लो. तो जैसे ही आप उसे टेबल के फॉर्म में स्ट्रक्चर करोगे ना, या फिर इफ यू आर वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियोस, यू सी हाउ यूट्यूबर्स सॉल्व इट. कोई भी केसलेट उठाओगे ना, उसको एक टेबल में स्ट्रक्चर करना है जिसमें डेज हाई डेज लो ओपनिंग क्लोजिंग सारे वैल्यूज लिखना है, ताकि व्हेन यू आर सॉल्विंग तो फटाफट से सॉल्व करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. क्योंकि टेबल में जब आप बनाते हो ना, आपका टाइम बच जाता है एंड यू कैन एक्चुअली ऑर्गेनाइज इट इन अ वेरी गुड वे. सो दिस इज द थिंग. ओके. सो डेली लॉस बी का भी डेफिनेशन दिया, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, GBAF. सो ग्राफ से तो बहुत इजीली मेरे को दिख रहा है. ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अगर एफ का निकाल रही हूँ, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, तो हर इसका. एंड कैट में ना आपको कैलकुलेटर भी दिया रहेगा. ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज अवेलेबल. बट द थिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कुड डू इज, आप घर पे फोन के कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप वहां पे कैट में जाओगे, आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा. So whenever you're giving mocks now, please do practice with an on-screen calculator, because it's a ton of a difference practicing with a phone calculator and practicing with the on-screen calculator on screen पे. Because the on-screen calculator में you have to use the cursor and आपको एक एक चीज क्लिक करनी होती है. And a lot of toppers क्या करता है, वो on-screen calculator कभी कभार यूज ही नहीं करेंगे because उसमें टाइम वेस्ट होता है. Every second you can save in a paper like cat is very valuable. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में भी अगर टाइम वेस्ट लगता है ना, वो खुद से कैलकुलेट करते हैं मैनुअली. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो एकदम माइंड में भी कर लेते हैं फटाफट से. बट इट्स ओके, इतनी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका माइंड में कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, यू कैन डू इट ऑन पेपर अगर आपको ऑन स्क्रीन नहीं जम रहा है. बट ट्राई प्लीज प्रैक्टिस ऑन एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर. ये बहुत गंदी आदत है कि आप फोन के कैलकुलेटर या फिर किसी और कैलकुलेटर में प्रैक्टिस कर रहे हो. जब भी आप मॉक्स दे रहे हो, प्लीज फोन को असाइड रखना, नॉट इवन फॉर कैलकुलेटर. So whenever you're giving mocks, please don't use a calculator जो फोन या फिर किसी और चीज का हो, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर भी साइड में रख के यूज मत करना. यूज एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं. उनको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर चलाना नहीं आएगा, या फिर उनको थोड़े लोगों को ये भी नहीं पता कि होता क्या ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर में फंक्शंस क्या है. सो प्लीज ट्राई विद दैट. सो दिस इज एन इजी सेट. ओके. सो ये सेट आपका जल्दी हो जाना चाहिए. Then there are some difficult sets as well. ये blogger वाला set भी easy है. You can actually read it and you'll get to know. This is an easy set. इसमें एक set theory वाला set था, वो थोड़ा tough था. So इसमें थोड़े से ऐसे questions आते हैं कि जैसे एक blogger वाला set था जो आया था कि 6 web servers each had 30 stars distributed among 4 bloggers. ठीक है. ये setup घर पे खुद से पढ़ के practice करना. It is an easy set जिसमें हम लोग arrangement के हिसाब से देखते हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं ना. एक तो पहले कंस्ट्रेंट्स एक पेपर पे लिख लो एंड इस हिसाब से यू कैन सॉल्व द सेट. ओके.
सो मैं हर एक सेट सॉल्व करने लगी तो टाइम लगेगा, बट या यू कैन ऑलवेज सी द एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब. सो सेट सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सेट कैसे सॉल्व करना. बट द थिंग इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज minimum you have to solve two sets correctly. Okay, there are a lot of options like correct can't be determined, what was the number of stars received from D to Y. So there are many options जिसमें क्या होता है कि there are two possibilities. अगर हमने constraints को solve किया ना, हो सकता है there could be two possibilities जिसमें एक नंबर और दूसरा नंबर, मतलब दो possibilities हो सकता है. तो उस केस में the answer would be cannot be determined because you are getting two possibilities and you can't be sure. हो सकता है कि आपका आंसर 5 भी हो सकता है, कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने वाले 10 भी हो सकता है. सो इन दैट केस योर आंसर वुड बी कांट बी डिटरमाइंड, बिकॉज अगर दो ऑप्शंस करेक्ट है तो यू कांट डिटरमाइन इट विद श्योरिटी. सो इन दैट केसेस इट वुड बी कांट बी डिटरमाइंड. ओके, एंड हाउ मेनी सर्फर्स, या सो इफ यू सॉल्व दिस सेट यू गेट टू नो, जैसे टेबल बना के इफ यू सॉल्व, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी. सो यहाँ पे भी है कि ये वाले सेट में भी ना व्हेन यू सॉल्व आप थोड़ी कंस्ट्रेंट्स को सर्टेनली डिटरमाइन कर सकते हो. So that is the thing which is very important here. Okay, so this is a very famous set of games and tournaments. Okay, so रुको मैं आपको ये दिखाती हूँ. 1 second. One second. Huh? So moving back from the paper, yeah. I'm sharing my screen again. Okay, so moving back from the paper, we have LRDI के syllabus में logical reasoning में out of the 5 sets, 5 set आता है, where at least 2 or 3 sets are based on logical reasoning part. Okay, so CAT 2023 का पेपर जो था उसमें DI and LR दोनों मिक्स आए थे. CAT 2024 के पेपर में there were pure DI sets. So in DI and LR sets में क्या होता है कि when DI and LR are mixed, आपको ग्राफ भी इंटरप्रेट करना होता है और उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग भी लगानी होती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफ इंटरप्रेट करने से आपके सेट सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, 5 सेट में से 2 या 3 सेट होते हैं जो उसमें LR लगाना होता है. सो टेक दिस पार्ट वेरी सीरियसली. So these are the topics. आपके पजल्स आ जाएंगे, अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, सिलेक्शन आ जाएगा. सिलेक्शन मतलब यू हैव टू सिलेक्ट, मतलब कि यू हैव टू, एक सेट दिया रहेगा जिसमें आपको सिलेक्शन करने होंगे. ओके, देन सो देयर आर अ लॉट ऑफ सेट. सिलेक्शन आ जाएगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आ जाएंगे, कंडीशनल लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा, पॉइंट पिकिंग, बाइनरी लॉजिक इतना नहीं आता है, ट्रूथ एंड लाई भी इतना नहीं आता है. ट्रूथ एंड लाई आई थिंक बहुत टाइम से नहीं आया है. देन देयर आर केस बेस्ड LRs, 2D and 3D भी इतना नहीं आता. So the important topics I would say is arrangements, selection, games and tournaments हर साल आता है, conditional LR भी हर साल आता है. Then topics on DI is table based DI, जिसमें आपको एक टेबल दिया रहेगा, उसमें you have to interpret the data. Then there are caselets. Quant based DI is also very famous. Graphs आता है, roots and networks आता है, it's very important. Networks and diagrams आता है, mathematical puzzles आता है. Venn diagram is a very important topic, but Venn diagram के sets हमेशा tough आते हैं. ठीक है, so Venn diagram के sets are rarely the time which I had practiced Venn diagram के sets used to be tough. Maxima and minima भी आ जाता है. ठीक है, so these are the sets which come. So these are the topics in DI. So अगर मैं आपको scoring topics बताऊं ना, तो like अगर आप देखोगे कि ये वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना. फर्स्ट थिंग आई वुड से इज नेटवर्क्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स. ठीक है, सो रूट्स एंड नेटवर्क्स इज अ टॉपिक जिसमें ना इफ यू प्रैक्टिस सम सेट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स में ना, मतलब इट कैन बी कंफ्यूजिंग, बट रूट्स एंड नेटवर्क्स में जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम पीपल हु आर नॉट दैट कंफर्टेबल इन मैथ्स, जिनका विजुअलाइजेशन अच्छा है, रूट्स एंड नेटवर्क्स इजीली कर सकता है. ठीक है, क्योंकि रूट्स एंड नेटवर्क्स में यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रूट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क. ज्यादा मैथ्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है उसमें. देयर इज मोर ऑफ लॉजिक, क्योंकि अगर आप मैथमेटिकल पजल्स देखोगे ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा मैथ्स लगाना होता है. देन देयर आर ग्राफ्स एंड चार्ट्स. डीआई वाले टॉपिक्स ना आपको नहीं छोड़ने. डीआई वाले सेट्स आते, दीज आर वेरी स्कोरिंग, बिकॉज व्हेन एलआर गेट्स मिक्स्ड इट गेट्स टफ. ओके, एलआर अगर मिक्स होता है साथ में तो काफी टफ हो जाता है. LR में अरेंजमेंट्स इज इजी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज अ बिट टफ. ठीक है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स मुझे टफ लगता था, बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में देयर आर अ लॉट ऑफ
कंडीशंस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको एनालाइज करने होते हैं. सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट्स आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कर सकते हो. वरना यू नो आई टेल वन थिंग, 40 मिनट में अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 5 सेट में से यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 2 सेट्स इफ यू सॉल्व करेक्टली यू विल स्कोर अबाउट 90. बट हो सकता है कैट 2024 में क्या हुआ था कि सेट्स काफी इजी आ गए थे स्लॉट 1. सो 2 सेट्स वोंट बी इनफ, यू हैव टू सॉल्व 2.5 सेट. ओके, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम. अगर आपने 3-4 सेट्स क्लियर कर लिए आसानी से, 3-4 सेट क्लियर कर लिए तो यू क्रॉस 99 फॉर श्योर, क्योंकि लोगों से नहीं होता. अगर आपने 3-4 सेट सही सॉल्व कर लिए ना यू कैन क्रॉस 99. अगर आपको 90 क्रॉस करना है तो 2 सेट करेक्टली, और अगर आप कट ऑफ क्लियर करना है मतलब जो 80% का कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 1.5 सेट करना होगा. एंड डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द सेट, हो सकता है कि सेट बहुत ईजी आ जाए. अगर प्योर डीआई सेट आया तो यू हैव टू डू मोर, क्योंकि आपसे हो रहा है तो काफी लोगों से हो रहा है, इसका मतलब तो यू हैव टू डू मोर. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस. एंड इफ यू डू दीज सेट्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाले जो टफ टफ वाले करोगे, सो उसका आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला, बिकॉज इजी सेट के भी उतने मार्क्स होते हैं, टफ सेट के भी उतने मार्क्स होते हैं. सो रादर देन गोइंग फॉर टफ सेट्स जिसके ज्यादा क्वेश्चन है, ट्राई डूइंग इजी सेट्स फर्स्ट. ट्राई डूइंग द सेट्स जिसमें सिर्फ डीआई लगाना है या सिर्फ प्योर डीआई लगाना है, बिकॉज आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला ज्यादा टफ वाला सेट करके. एंड ज्यादा टफ वाले सेट्स यूजुअली ट्रैप होता है, because there are some people who pick up a set and are not able to leave the set. Okay, जब तक सेट सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उनकी ईगो पे बात आ जाती है. इट्स लाइक 10 मिनट मैंने लगा लिया इस सेट पे, अब तो मैं करके ही रहूंगा. ऐसे थोड़े लोग होता है. सो हाउ मे लाइक व्हाट इज द, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने लाइक एक सेट पे 10 मिनट से ज्यादा स्पेंड किया है? एनीवन जो मॉक्स में छोड़ ही नहीं पाता सेट को? ओके, देर आर 2 people. ओके ओके, देर आर 3. ओके, ग्रेट ग्रेट. या, सो इट हैपेंड विद मी एज वेल. ऐसा होता था ना कि हम एक सेट पे 10 मिनट वेस्ट कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि ये बात हमारी ईगो पे आ गई है. नाउ वील हैव टू लीव द सेट. ओके, नाउ वील हैव टू सॉल्व द सेट. वरना यार मैं बता रही हूँ, अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस आई एम गिविंग, तुम्हारी 40 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है, फिर भी तुमसे वो सेट सॉल्व नहीं होगा. हमेशा जब भी तुम एग्जाम में, मॉक्स में तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट जब भी तुम एग्जाम में जा रहे हो ना, प्लीज ये याद रखना, अगर इनिशियल 5-6 मिनट इनिशियल 2 मिनट्स यू हैव टू स्पेंड रीडिंग द सेट. अगर आपको 5-6 मिनट में क्लिक नहीं हो रहा है, प्लीज मूव ऑन फ्रॉम द सेट एंड डोंट गेट बैक, बिकॉज वो आपका पूरा टाइम खा जाएगा. एंड ना जब भी 40 मिनट में 20 मिनट जब आपके बीत जाते हैं और आपका एक भी सेट सॉल्व नहीं होता है ना, द पैनिक विल सेट इन. आपको लगेगा कि 20 मिनट हो गए, मेरे एक भी सेट सॉल्व नहीं हो और 20 मिनट ही बाकी है. जब वो टाइमर टिक करता है ना, तभी आपको रियलाइज होगा कि वो 20 मिनट हो गए, 20 मिनट बाकी है. एंड 20 मिनट में उस पैनिक के साथ और सेट्स अप्रोच करना ना, इजी सेट भी नहीं कर पाओगे. यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार कैट दिया हुआ है? आई थिंक दीज थिंग्स विल मेक मच मोर सेंस टू यू गाइस जिन्होंने ऑलरेडी एक बार दिया है. यस यस, ओके, या. सो द थिंग इज, यस, द स्ट्रैटेजी वुड बी इनिशियल 2-3 मिनट आप हर एक सेट को दोगे, स्कैन करोगे, ठीक है, इजी सेट्स फाइंड आउट करने के लिए. 5-6 मिनट, नेक्स्ट 5-6 मिनट ट्राई करो, इंफॉर्मेशन पेपर पे डालो, देखो कि हो रहा है कि नहीं. 5-6 मिनट्स में नहीं हो रहा, कुछ क्लिक नहीं कर रहा, अगर थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा है, थोड़ा बहुत आप वैल्यूज इधर उधर से डाल पा रहे हो, थोड़ा बहुत मे बी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हो सेट के, तो वो सेट के वो क्वेश्चन सॉल्व करके निकलो. अगर आप 5-6 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर रहे हो, 7-8 मिनट तक जा रहे हो, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो प्लीज लीव इट एंड मूव ऑन एंड डोंट रिग्रेट कि आपके 7-8 मिनट वेस्ट हुए, बिकॉज वेस्टिंग 7-8 मिनट्स इज बेटर देन वेस्टिंग द होल 20 मिनट्स ऑन अ सेट एंड नॉट सॉल्विंग एंड लीविंग द इजी सेट्स. क्योंकि ना द बिगेस्ट रिग्रेट वुड बी यू हैव 20 मिनट्स एंड यू कुड हैव सॉल्व द इजी सेट्स, बट यू कुडंट सॉल्व इट, एंड आप घर जाके देखते हो कि उसका सोल्यूशन देखते हो कि अरे ये सेट तो बहुत इजीली हो जाता. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर टिप फॉर DILR इज प्लीज प्लीज रीड एवरी सेट 2 or 3 times, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स आपको डायरेक्टली नहीं दिए होते सेट में, यू हैव टू इन्फर अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द सेट. ओके, अगर आपको कोई मिसिंग वैल्यू है, आपको लग रहा है कि सेट मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, केस सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू रीड द सेट 2-3 times, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन द सेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज गिवन एंड यू हैव टू जस्ट रीड इट वंस और ट्वाइस एंड एकदम काम माइंड से पढ़ना. अभी आपके पास बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं कैट के पेपर में कि 20 मिनट हो गए, एक भी सेट सॉल्व नहीं हुआ, आपके बाजू वाला शोर कर रहा है या आपके बाजू वाला सेट सेट सॉल्व किए जा रहा है, आपसे एक भी कुछ नहीं हो रहा, तो नो वरीज, यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि ऐसा कोई भी कैट का पेपर आज तक नहीं आया जिसमें कोई भी सेट सॉल्वेबल नहीं है. एवरी पेपर सेटर गिव्स इट विद अ स्ट्रैटेजी कि हार्ड सेट्स में से यू हैव टू फाइंड आउट द इजी सेट एंड यू हैव टू क्रैक दैट इजी सेट.
ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी सेट सॉल्वेबल नहीं होता। एक सेट इजी होता है जो सबसे सॉल्वेबल होता है और मीडियम होता है। टफ सेट्स होते हैं जिनको छोड़ना होता है, ठीक है। लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एन इजी सेट एंड अ टफ सेट नाउ। वेट, आई जस्ट गिव इट एन एग्जांपल टू यू गाइस। ओके, क्या सेट को पढ़ना होता है, क्या सेट को छोड़ना होता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कि किस सेट को फर्स्ट राउंड में कर सकता है, किस सेट को फर्स्ट राउंड में छोड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द strategies which we have discussed now. Okay. Hope the screen is visible. This is CAT 2023 slot 1. CAT 2024 had easy sets of DI. I'll show you CAT 2023 paper. ठीक है, इसमें आपको थोड़े से टफ सेट्स मिलेंगे. So you will have to go in rounds now. हो सकता है थोड़े सेट्स बहुत लंबे हो बट इजी हो करने में, थोड़े सेट्स होते हैं जो छोटे होते हैं बट वो आपको पूरा टाइम खा जाएंगे. So this is a very classic example of a visa processing set. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक नई आई एम न्यूबी टू कैट, आई एम जस्ट सीइंग द सेट. मैं कैट के पेपर में बैठी हूँ, मैंने थोड़े बहुत मॉक्स किए हैं. नाउ आई एम सिटिंग फॉर द कैट एंड आई एम सीइंग दिस सेट. ठीक है, वीजा प्रोसेसिंग वाला सेट है. वीजा जिन्होंने लास्ट ईयर कैट दिया उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा फॉर श्योर. जिन्होंने नहीं किया मैं उनको बता देती हूँ. यहाँ पे बोला एक वीजा प्रोसेसिंग ऑफिस है. वीजा एप्लीकेशन को 4 कैटेगरीज में एक्सेप्ट करता है. Applications are scheduled for process in 20 15-minute slots starting at 9 a.m. ending at 2 p.m. 10 applications are scheduled in each slot. There are 10 counters in office, 4 dedicated to US, 2 each for UK, blah, 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 blah. On a particular day, they had on 9:15 but entered the BPO at 9:20. When they entered the office, exactly 6 out of 10 counters were either processing or had finished processing one and ready to start processing the next. ठीक है, देखो यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है. Mahira and Osman were scheduling in the 9:30 a.m. slot. The following is known about the day. All slots were full. The number of US applications was same in all slots. 50% of the applications were US. All applications except Kira arrived on time. Vijay was carried to 9:25 counter. So, किसी भी सेंस में ये वाला जो सेट है ये राउंड 1 में नहीं आएगा. मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि ये सेट पढ़ के किसी को लग रहा है यार ये तो बहुत ईजी है मैं अभी क्या भी करूंगा. ये ऐसा ऐसा सेट नहीं है जो राउंड 1 में करना. तो ये सेट अगर मैं नई नई बैठी हूँ, अभी मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, तो ये सेट मैं नहीं करूंगी, फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगी. दिस इज नॉट द फर्स्ट सेट विच आई विल पिक अप टू डू, बिकॉज फर्स्ट सेट व्हेन यू पिक अप हैज टू बी अ सेट विच इज इजी एंड विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस. बिकॉज व्हेन यू डू अ सेट, अगर आपका 4 क्वेश्चन का भी इजी सेट सॉल्व हो जाता है, आपका ना प्रेशर कम होता जाता है. दोस 40 मिनट्स शुड बी कि आपको प्रेशर कम करना है धीरे धीरे. अगर आपने एक सेट कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा, मेरे पास 4 क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर है मेरे पास, तो कॉन्फिडेंस आता है. फिर आप सेकंड सेट को ना और थोड़े अच्छे से करते हो. थोड़े ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं मैं टफ सेट उठाऊंगा, इजी सेट तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना. ठीक है, फिर आप टफ सेट पे टाइम वेस्ट कर लोगे, इजी क्वेश्चंस भी नहीं होंगे. ठीक है, ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी केपेबिलिटी होगी 3 सेट सॉल्व करने की केपेबिलिटी होती है बट 2 या एक ही सेट कर पाता है. बिकॉज दिस इज द थिंग, कैट इज नॉट अबाउट कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है. कैट इज कि तुम टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेशर मैनेजमेंट उस डे पे कितना कर पाते हो. तो दिस इज नॉट द सेट विच आई पिक अप इन फर्स्ट बुक. आई स्किप इट. ओके, मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ. ये टाइमिंग दिया है. बेसिकली यू विल हैव टू मेक अ टेबल, यू विल हैव टू एनालाइज एवरीथिंग. एंड द अनदर रीजन विच आई वोंट पिक अप दिस सेट इन द फर्स्ट बुक इज देयर आर टू मेनी डिटेल्स कि 15 मिनट के स्लॉट्स है, 9 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, 2 बजे खत्म हो रहा है. देन देयर आर टू मेनी डिटेल्स की ओके ये वाले डिटेल्स भी मेरे को एनालाइज करना है, 1 2 3 4 5. ये भी बहुत सारी डिटेल्स है. और यहाँ पे लोगों के बारे में भी बताया कि 9:15 AM slot but enter at 9:20. When they entered exactly 6 out of 10 काउंटर्स के बारे में दिया है, टाइम के बारे में दिया है, स्लॉट्स के बारे में दिया है एंड इवन स्टेट्स के बारे में दिया है. सो दिस इज नॉट अ सेट विच आई पिक अप इन द फर्स्ट बुक. ओके, देन क्वेश्चंस देखो, इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से सेट्स फर्स्ट को में नहीं उठाना. What is the maximum possible value of the total integer? So there is no definite value also here. So there is no incentive which you are getting solving this set. There is a maximum possible value. So maximum possible value का मतलब क्या है कि multiple values आ सकते हैं. But you will have to write the maximum possible value. There is no option. It is a theta. So ये आपका time खा रहा है and there are no options given. So there is no guarantee कि you will get a definite answer here.
So this is not a set which I'll pick up in first go. This set is a trap. How many UK applications? Sorry. Okay. Yeah. What's happening? So यहाँ पे आंसर्स आ गए. हाँ. So यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा आंसर दिया है. 1 सेकेंड मेरे को वो चाहिए था. One second, no? I'll get the PDF. Okay, my screen is not visible, right? So sorry about that. Is it visible now? Hope it's visible now. Yes. Okay. So basically वही है कि yeah. So this is the set जो मेरा time खा जाएगा because मेरे पास अभी definite how many UK applicants were scheduled on that day. So you will have to solve the whole set and there is maximum possible values which is the time consuming part. You will have to find all the values and you have to put in the maximum possible value. Okay. And which of the following is the closest to the time when Nandini's application process got over? So there is no definite time. You have to find the closest time. Which of the following statements is false? इसमें से 3 सही है, 1 गलत है. तो this is not a round 1 question which you will pick up. Okay. So it's very important. When did the application process for all US applications get over that day? So हो सकता है this question is easy, but you will have to figure out the set. You will have to figure out everything to solving that set. Okay. So this is not a round 1 set. Next we'll go to another set. A very interesting set. यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा set है. But आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा this is not that hard. Like there is an equation given, there is an adjacent houses वाला set given. ठीक है. मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डराना नहीं है कि बहुत टफ सेट्स आएंगे, सॉल्व होगा कि नहीं होगा, हो जाएंगे. यू विल हैव टू रीड द सेट. इफ यू रीड द सेट इट इज नॉट दैट हार्ड. एंड यहाँ पे 6 घर है बेसिकली एंड देयर इज एन एडजेसेंसी फॉर्मूला गिवन. द कोटेड प्राइस जिसमें आपको एडजेसेंसी वैल्यू मतलब एक घर के एडजेसेंट कितने घर है. जैसे C1 के एडजेसेंट देयर इज B1 B2 एंड C2. ओके. सो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे निकालना है हमें. So this is just an example कि base price 10 lakhs है if it does not have a parking space and 12 lakhs if it does. ठीक है. तो इन्होंने एग्जाम्पल देखी मैं अच्छे से समझाया. So the maximum quoted price. So ये वाला सेट is one set जो बड़ा है. ठीक है. I see कि इससे easy set कुछ हो सकता है क्या. But if you read it मैंने पढ़ा है it's not that hard. So when you read it you will get to know it's not that hard. ठीक है. तो सेट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको ना क्वेश्चन से ही थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सेट उठाना है. Which of the following houses is definitely occupied? There are definite answers. A1, D2, B1, F2. ठीक है. तो ये वाले सेट्स है जिसमें डेफिनेट आंसर्स है तो ये सेट आप उठा सकते हो फर्स्ट राउंड में. Which of the following best describes the number of vacant houses? Okay. What is the maximum possible quoted price? There's a theta question. ठीक है. I'll read this set and I'll keep it somewhere. I'll be like okay. ये सेट को मैं अपने स्टैंड बाय में रखती हूँ. हो सकता है. Now I'll go to third set. अगर मैं फर्स्ट सिटिंग में बैठी हूँ तो मैं इस स्ट्रैटेजी से अपनाऊंगी. 5 restaurants quoted give integer ratings. ठीक है. These are the people 1 to 5. The means are given. The summary statistics are given. Mean, median, mode, range. Range means highest minus lowest value. The following is partial information. दो statements दिए. ठीक है. So this is the set. This is a very good set जो मैं फर्स्ट गो में उठा सकती हूँ. Because mean, median, mode सबको पता है, range सबको पता है. एंड इन्फॉर्मेशन भी कम दी है तो मेरी मिस्टेक होने के चांसेस कम है एंड देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मैं कुछ मिस करूंगी. ठीक है. एंड और यहाँ पे हाउ मेनी इंडिविजुअल रेटिंग्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी गुड सेट. इसमें टेबल दिया है, इसमें इंफॉर्मेशन भी कम है एंड मीन मीडियन मोड में तो आई एम वेरी कंफर्टेबल कि मीन पता है सबको, मीडियन पता है, मोड पता है. तो दिस इज अ सेट व्हिच आई विल पिक अप इन द फर्स्ट गो एंड आई विल ट्राई टू क्रैक दिस सेट. How many individual ratings cannot be determined? इसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा बेसिकली. How many workers did R2 give a rating of 4? ठीक है. This is a थीटा वाला सेट बट मीडियन. सो इसमें देखो इन्होंने सब थीटा दिया है. हाँ इसमें ये क्वेश्चन है which of the following gave its median rating to exactly one of the workers. ठीक है.
So this is the set which I'll pick up in the first go as an easy set. क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी मिस नहीं होगा एंड जल्दी जल्दी कर लेंगे. नाउ वील मूव टू नेक्स्ट सेट जिसमें हम लोग देखते हैं फैकल्टी मेंबर्स वाला सेट. ठीक है, इसमें भी क्या दिया है कि नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स दिया है. इसमें दिया है कि उसके बाद इसमें दिया है कि वोटिंग वाला, कि इंक्लूडिंग द 4 कैंडिडेट्स वोटेड फॉर अ पोस्ट इन ईच डिपार्टमेंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कैंडिडेट्स वोटेड फॉर द सेम कैंडिडेट. ठीक है, इसमें भी 3 हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें ये बोला है कि प्रोफेसर प्रकाशी को कितने वोट्स मिले, इनको कितने वोट्स मिला. तो दिस इज ऑल्सो सेट विच आई विल पिक अप इन द फर्स्ट गो. आई थिंक इतने ही सेट है, या इतने सेट्स है. ठीक है, तो अगर आप कैट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ये सेट्स ये देखना है कि आपको इजी सेट्स उठाना है. फर्स्ट में यहाँ जाऊंगी, सेकंड में यहाँ जाऊंगी फैकल्टी मेंबर्स वाले सेट में जो थोड़ा छोटा है और इसमें वोट्स है, बेसिकली काउंटिंग है. ठीक है, और इसमें दिया है कि कैंडिडेट कैन नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और काउंटिंग के वोट्स दिए. एंड यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है. सो दिस इज द सीक्वेंस विच आई विल गो. आई विल पिक अ मीन मीडियन मोड फर्स्ट, देन आई ट्राई क्रैकिंग दिस सेट. वो सेट होने के बाद आई ट्राई क्रैकिंग दिस सेट. फिर उसके बाद टाइम मिलता है, देन आई गो फॉर दिस एडजेसेंसी वाला सेट. ये सेट इजी है बट हो सकता है आप एग्जाम में देखोगे कि डायग्राम बना है, इतना सारा डिटेल दिया है, तो आपको थोड़ा चक्कर आ जाएगा कि इतना सारा कैसे पढ़ेंगे. सो मे बी गो फॉर इट थर्ड. ठीक है, then last may go for this set and I doubt you will get time to go for this set because this is a tough set and 3 सेट करते करते आपके 40 मिनट निकल जाएंगे because when you are reading it for the first time you will be challenged. Okay, so जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे सेट्स तभी आपको थोड़ा लॉजिक क्लिक होगा. मतलब ये मीन मीडियन मोड वाला सेट भी ना उसको नहीं आएगा जिसने कभी सेट्स नहीं किए मीन मीडियन मोड के, बट जिसने किए हैं ना सेट्स उनको आइडिया लग जाएगा कि मीन मीडियन मोड वाले सेट कैसे करता है. ठीक है, एंड ये वोट्स वाले सेट दीज आर आल्सो क्लासिक, वेरी क्लासिक सेट्स जो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए. तो दिस इज द सीक्वेंस व्हिच यू विल गो फॉर इन द कैट 2023 पेपर. In CAT 2024 paper, if I'm sitting for the first go, the dynamics change here because this is an easy paper, comparatively easy paper as compared to CAT 2023. CAT 2023 का DILR was a tough paper. ठीक है, CAT 2023 में if I'm sitting, I'll first go for this set. ये तो बहुत easy है, सबसे हो जाएगा. I'll go for this set, फटाफट से करूंगी. एक easy set मिलता है ना, आपको ये देखना है कि आप टाइम कम लेते हो और फटाफट करो because a lot of people will be solving. अगर ना टफ पेपर आता है ना, जो लोग नहीं कर पढ़ाई करके नहीं आते उनसे नहीं होगा, बट इजी पेपर है तो सबसे हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट सेट आई पिक अप. देन आई गो फॉर दिस सेकंड सेट ब्लॉगर्स वाला. इसमें मुझे ये दिख रहा है, इसमें डिटेल्स भी कम दी है, तो आई ट्राई टू सॉल्व दिस सेट. ठीक है, दिस इज द सेकंड सेट आई पिक अप. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. ओके, सो आई एम अ पर्सन जिसको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स से हमेशा डर लगता है. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट्स ना मैं जब मॉक्स या फिर यूजुअली प्रैक्टिस करती थी ना मेरे से नहीं होता. तो ये सेशन के बाद ये मत सोचना कि गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हमसे भी नहीं होगा क्या. नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर तुम लोग करोगे अच्छे से तो तुमसे होगा. बट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के सेट्स हमेशा फर्स्ट राउंड में मत रखना बिकॉज यू विल थैंक मी लेटर. बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स आर सेट्स जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं यूजुअली. सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स टेक्स टाइम्स. If you are a person who is not comfortable with games and tournaments, don't take it in the first round. Take it in the second or third round. ठीक है, games and tournaments I won't do it in the first go. Then there was this election वाला set जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. You can actually do it, but there is a lot of details here. It is a medium set, okay? Tough नहीं है. Games and tournaments थोड़ा सा, games and tournaments ये वाला थोड़ा सा tough है. This is a medium set, but ये पढ़ने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा. I'll go for the next set, which is this one. The chart below provides complete information about the countries visited by this. The following are the additional facts. Okay, ये सेट का लेंथ देख के मत चकरा जाना. It is a tough set, okay? ये सेट से ज्यादा ना अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वाला करते तो आपसे पहले हो जाता, क्योंकि ये वाला पेपर मैंने दिया हुआ है. दिस इज माई एक्चुअल कैट पेपर. सो आई टेल यू, ये जो सेट है ना, दिस सेट, ये आप बार ग्राफ आपको देख के लगेगा फर्स्ट गो में हो जाएगा बार ग्राफ, बट दिस इज नॉट अ बार ग्राफ. दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ वेन डायग्राम्स. ओके, जिसको वेन डायग्राम्स की नॉलेज नहीं होगी ना उससे ये वाला सेट नहीं होगा. बिकॉज अगर आप ना डिटेल्स पढ़ोगे ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि यूएस इज द ओनली कंट्री विजिटेड बाय ऑल थ्री ऑफ देम, इज द ओनली कंट्री विच वाज विजिटेड बाय दीज टू. यहाँ पे ऐसे दिया है कि एक ने इतने कंट्रीज को विजिट किया है, दो ने इतने कंट्रीज को, एंड यूएस इज अ कंट्री विच वाज विजिटेड बाय ऑल ऑफ देम.
So this is very important, which you see कि 32 countries were visited by at least one of them. So this is ये at least all या फिर at least two of them. This is a question of Venn diagram. ये बार बार से आप कैलकुलेट करोगे ना नहीं होगा, नहीं निकलेगा कोई आंसर. How many countries were visited by at least one of them? So ये सब देखोगे ना आपको Venn diagram बनाना पड़ेगा. तो ना जो प्रैक्टिस करता है ना उसको एक आइडिया होगा कि वेन डायग्राम किस में लगता है या फिर कौन सी चीज में कौन सा ये कंसेप्ट लगता है. तो मैंने जब कैट में पढ़ा था तो तभी मेरे को समझ गया था कि दिस इज वेन डायग्राम. ठीक है. तो वेन डायग्राम में जो कंफर्टेबल नहीं है ना, वेन डायग्राम थोड़ा मुश्किल होता है यूजुअली, इट्स अ बिट चैलेंजिंग. सो ये वाला पेपर जो होता है ना उसमें अगर आप जो आइडियल जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई होगी वो मैं बताती हूँ. उसने सबसे पहले ये वाला सेट किया होगा, 100% एक्यूरेसी हो जाएगी इस सेट में, बिकॉज देयर इज नथिंग इन दिस सेट जो किसी को आएगा नहीं. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू हैव टू कैलकुलेट. ये सेट इजी है. ठीक है. दिस सेट इज ऑल्सो इजी इफ यू पुट इट एज अ टेबल एंड यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कोई एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं दिया है, मल्टीपल्स ऑफ 5 इंक्लूडिंग 0 और यहाँ पे 25. तो मतलब आपको ज्यादा मल्टीपल्स देखने की भी जरूरत नहीं है. 30 स्टार्स मतलब 5 10 15 20 25, तो यही. फिर आपको टोटल नंबर भी दिया है. तो ये ब्लॉगर्स वाला सेट भी इट वाज इजी, इट वाज नॉट दैट हार्ड. सो दिस वाज द सेकंड सेट व्हिच यू कुड डू. फर्स्ट सेट, सेकंड सेट. अगर आपने ये दो सेट भी अच्छे से कर लिया ना, यू विल क्लियर द कट ऑफ. देन यू विल सी द गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. सो दिस वाज द सेट. इस सेट में ना नॉट ऑल क्वेश्चंस वर टफ. इसमें ना इसमें 5 क्वेश्चंस है, उसमें से 2 क्वेश्चंस वर वेरी डुएबल. अगर आप ना गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के बेसिक्स पे पढ़ के जाओगे एंड थोड़ा सा भी रिप्रेजेंट करने का ट्राई करोगे ना, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे. सो कोई भी सेट ना अगर आपको लग रहा है कि कोई सेट उठाना है, ट्राई टू एटलीस्ट सॉल्व इट पार्शियली, क्योंकि अगर आपको सेट पार्शियली भी सॉल्व होता है ना, इट्स वेरी गुड. यू कैन डू 2 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस विल फेच यू अ टोटल ऑफ 6 मार्क्स. So even if you're getting 6 marks, एक marks से there is a lot of difference and you are getting 6 marks. Honestly imagine this. So getting 6 marks is a huge deal. ठीक है. तो ये वाले सेट आप पार्शियली सॉल्व कर सकते थे. ये वाले सेट में you will have to give some time. Okay, you will have to give some time. आप पहले 2 सेट्स थोड़ा फटाफट करके ये वाले सेट पे आते हैं ना, तो ये वाला बड़ा है थोड़ा सा, आई एग्री. बट ये वाला सेट यू कैन मतलब डू आफ्टर, मतलब इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इफ यू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, लाइक दीज ऑल दीज थिंग्स यू कैन, इट्स अ मैथमेटिकल सेट. जिसको मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल है दे कैन एक्चुअली डू इट, बट यू हैव टू रीड इट रियली फास्ट. एंड यहाँ पे ना बहुत सारे डेफिनेट ऑप्शंस दिए हैं. इसमें टीटा कम थे, ऑप्शन ज्यादा है. ठीक है. इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें टीटा है, मतलब यू विल गेट डेफिनेट ऑप्शंस. So this is the set which you could do if you could have actually that reading speed and you can represent those many formulas. Venn diagram set was not that easy. Not that easy in any sense because you'll have to represent it in the Venn diagram and you'll have to solve. So ये set छोड़ने वाला था. It was not an easy set for sure. So this is the strategy which I will apply if I'll go and solve this paper. ठीक है. मैं ऐसे बता रही हूँ बट ऐसा नहीं होता है एग्जाम में. Until and unless you practice 100 sets. 100 में फिर भी मिनिमम बता रही हूँ. There are people who practice 200 300 sets. Until and unless you don't practice that number of sets, you won't get to know कि कौन सा एग्जाम में उठाना है कौन सा एग्जाम में छोड़ना है. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिसिंग दीज मेनी सेट्स, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि एग्जाम में क्या उठाना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी सेट को आपकी ईगो पे नहीं लोगे. ऐसा हो सकता है कि कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कर रहा है, 10 मिनट इसी पे अटक गया, उसके बाद वो छोड़ नहीं पा रहा है. आपके 40 मिनट चले जाएंगे, आप पॉइंट्स में पहुंच जाओगे, फिर भी आपको उस सेट पे दुख रहेगा. इट्स वेरी बैड. ये वाली आदत छोड़नी है. 5-6 मिनट्स का कट ऑफ रखो. उतने टाइम में नहीं जम रहा है तो छोड़ दो और उस सेट की तरफ नहीं देखना. आगे के सेट्स करो. हो सकता है कोई इजी सेट मिल जाए आपको, जब कर लो. अगर आपसे कोई भी सेट नहीं बन रहा ना, तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग. यू विल हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा पानी पियो एंड फिर से सारे सेट्स अच्छे से पढ़ना. ठीक है. अच्छे से पढ़ना बिकॉज देयर इज नो पेपर जिसमें एक भी सेट इजी नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ सॉल्वेबल सेट इन सम और द अदर पेपर. सो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव अबाउट DILR. सो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना आई कैन मूव ऑन टू क्वांट्स. एनी डाउट, कुछ भी कुछ भी कुछ भी. मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो. होप आई एम ऑडिबल. ओके, आया. समझा ना तुम लोग को? लाइक कुछ डाउट है, लाइक जस्ट लेट मी नो. कुछ भी पूछो. इट्स नॉट लाइक कि सिली डाउट है. मुझे खुद को भी इतना नहीं आता था.
कि DILR. I was always scared of DILR, but these are some things which you have to figure out. I'm not a fan of DILR at all. Okay, like seriously, I'm not a fan. But it is a very doable question. अगर आप sets करोगे, you'll enjoy it a lot. This is what I'll say. Let's move on to quants now. कितने लोगों को quants पसंद है यहाँ पे? Okay, there are quants fans. कितने लोगों को quants नहीं पसंद है? नहीं पसंद है. अच्छा. इंजीनियरों को quants नहीं पसंद. अच्छा, ठीक है. Okay, I'll tell you a very fun fact about quants. Okay, quants का ना तुम sectional cutoff सुनोगे ना तुम्हें बहुत हंसी आएगी. Quants का sectional cutoff is literally just मतलब sectional cutoff in the sense 75 percentile. Okay, अगर आपको 75 या 80 percentile लाना है तो quants में आपको सिर्फ 10 मार्क लाने होंगे. Yeah, it's very funny, but you'll have to get only 9 to 10 marks to clear the sectionals in quants. 9 to 10 marks in the sense you just have to solve 3 to 4 questions correctly. ठीक है? And quants में कितने questions है? 22. There are 22 questions. And even if you solve 3 to 4 questions correctly, you are clearing the sectional cutoff of 75. या 80 है तो 3-4 क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व करते हो तो आपको गारंटी है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. ठीक है? बट लुक एट इट फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. आउट ऑफ द टोटल टेस्ट टेकर्स 80% लोग भी 4 क्वेश्चन सही सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट्स साउंडिंग इजी कि 4 क्वेश्चन अरे हो जाएंगे, बट नहीं होंगे. ठीक है? व्हेन यू सिट इन द एग्जाम, फिर आप बाहर आओगे, आपको लगेगा अरे ये पेपर तो इजी था, मैं कर सकता था. बट एग्जाम में व्हाट इज द रीजन कि 4 क्वेश्चन भी 80% लोगों से क्लियर नहीं हो पा रहे अच्छे से? व्हाट इज द रीजन? लाइक देयर हैज टू बी सम रीजन ना, कि 4 क्वेश्चन 22 में से 4 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे इतने प्रैक्टिस के बाद. एंड आई शो यू द पेपर, इट इज नॉट दैट हार्ड, बट यू विल हैव टू फिगर आउट कि व्हाई इज इट हैपनिंग कि 80% लोग भी 12 नंबर के नीचे ला रहे क्वांट्स. ठीक है? आई शो यू द पेपर एज वेल. 2023 दिखाओगे, 2024 दिखाओ. सिलेबस दिखा देती हूँ पहले. सेकेंड. सो दैट इज अ थिंग, दैट इज अ मिस्टेक कि इतने सारे लोगों से नहीं हो पा रहा है, व्हिच आई टेल व्हाई. ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? इज एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? नहीं दिख रही? ओके ओके ओके, वन सेकेंड. सो लेट्स सी कि क्यों नहीं हो पा रहा है. ठीक है? सो अभी क्वांट के सिलेबस में आता है. सो बेसिकली देयर आर 5 मेजर चंक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं. There is arithmetic, there is algebra, there is geometry, there is number system, there is modern maths. Arithmetic ना is a very important thing क्योंकि not only CAT, NMAT, SNAP, XAT सब में ना arithmetic is a major chunk. अगर आप SNAP या फिर NMAT target कर रहे हो, NMAT is for NMIMS, so arithmetic is something which is the base, जिसमें averages, ratios, proportions, percentages, mixture and allegations, profit loss, time, speed and distance, time and work, simple interest, compound interest आ जाता है. So arithmetic is the base. Then comes the algebra, linear and quadratic, inequalities, logarithms, surds, functions and graphs, polynomials. ठीक है? Geometry is something which I loved a lot. Geometry मुझे बहुत पसंद था, but मैंने बहुत लोग को देखा है जिनको geometry बिल्कुल नहीं पसंद था. Lines and angles, triangles, polygons, quadrilaterals. It's a big topic. मतलब you'll have to remember a lot of things क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजें आ जाती है, जैसे tangents आ जाता है, inscribe, circumscribe. इसके formulas you'll have to remember. And there are some questions which you can solve by construction as well. प्रॉपर्टीज होता है. ठीक है? हेक्सागन के इस डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, शेप्स के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, व्हिच विल हैव टू फिगर आउट. नंबर सिस्टम इज अ टॉपिक व्हिच इज टफ. ठीक है? अभी प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी फैक्टर्स, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर्स एंड बेस सिस्टम आपको लगेगा इजी है देख के, बट नहीं, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ कैट क्योंकि कैट में कभी नंबर सिस्टम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. लाइक मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, देन यू विल रियलाइज कि इतने काफी ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? इट्स लाइक कि इसके मल्टीपल्स बताओ. लाइक मैं आपको पेपर दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे.
So then you will get to know when I'll reveal the paper के questions कि कैसे. Modern maths, there is permutation, combination, probability, set theory, series and Venn diagrams. So permutations and combinations is a topic जिसके questions are always in theta. There are rarely questions जिसके definite options हैं. तो permutations, combinations and probability usually ना like लोग recommend करते हैं कि आप इसके questions skip करो क्योंकि क्या होता है कि questions are tough and उसके options नहीं होते. And a lot of times the people are not comfortable in PNC and probability. So usually they recommend कि तुम ये topic skip करो या last के लिए रखो. Because इसमें से ना question एक ही आता है, उसमें भी option नहीं आता है, and वो भी tough आता है. So why are you wasting your time in these sections? But yeah, definitely तुम में से किसी को पसंद है तो you can do. But I would recommend कि ये तुम last के लिए रखो. I'll show you the paper, तुम्हें समझ जाएगा क्यों. Set theory है जो थोड़ा easy है. Series and progressions कभी कभार easy याद आता है. APGP. APGP अगर आप practice करोगे, and even Venn diagrams. So Venn diagrams and DILR is easy. Venn diagrams and DILR is tough. Venn diagrams and quants is easier as compared to DILR. ठीक है, तो Venn diagrams आप DILR में देख रहे हो तो आपको थोड़ा avoid करने का try करना है. Venn diagrams if you are seeing in quants का paper, try to solve it क्योंकि usually easy आता है. मैंने mocks में भी देखा है, usually थोड़ा easy आता है. Arithmetic में ना टॉपिक्स आर इजी बट द क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी. ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको क्यों. अलजेब्रा में लोगारिथम्स इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक. लोगारिथम्स के क्वेश्चंस नहीं छोड़ना. सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इवन फंक्शंस के क्वेश्चंस ना कभी कभार टफ आते हैं, बट फंक्शंस के क्वेश्चंस अगर आपको फंक्शन समझ में आ जाता है ना तो यूजुअली हो जाता है. तो फंक्शंस नहीं छोड़ना. लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू कैन डू. ज्योमेट्री इज अ टॉपिक व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग. क्योंकि ना ज्योमेट्री इज वन सच टॉपिक जिसमें ना अगर आपको फॉर्मूलास याद है, आपका इमेजिनेशन अच्छा है, तो ज्योमेट्री इज a topic which you'll fall in love with because even in ZAT a lot of weightage is given to geometry. मुझे खुद को याद है कि ज्योमेट्री से काफी क्वेश्चंस आए थे ZAT में. ठीक है, तो ज्योमेट्री इज वन सच टॉपिक जिसमें आपको ना फॉर्मूलेस अगर याद हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे, तो विजुअलाइजेशन से भी काफी क्वेश्चंस कर लोगे. तो ज्योमेट्री इज अ टॉपिक जिसमें आपको डेफिनेट आंसर भी निकालने की जरूरत नहीं है. यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस वेरी वेल. नंबर सिस्टम इज अ टॉपिक जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगा एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नंबर सिस्टम में ना like arithmetic में I can say आप इतने questions practice कर लो, you will be a bit comfortable. Geometry में you can practice these many and you are comfortable. But in number system there is an infinite possibility of questions जो आ सकते हैं पेपर में. So number system आप जितने भी topics practice करोगे ना उतने कम पड़ जाएंगे because number system is a very vast topic. आपको ये topic के name पढ़ के लग रहा है easy है, but it is a very vast topic. Modern maths में permutations and combination probability something जो tough आता है, CAT में tough आता है. So I don't think इसमें इतना time waste करने की जरूरत है. Series and progressions is a very scoring topic again. Series and progressions में you can do, but then also there are some weird series. ठीक है? So these are the 5 things, 5 chunks जिसमें से questions आते हैं. Let us see questions कैसे आते हैं, which is a very important factor. मैं CAT 2023 का पेपर दिखाती हूँ. ठीक है? Like आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए मैं राउंड 1. Okay. So let n be the least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n. M is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power n. Then m plus n equal to. So this is a question of number systems. इसमें basically आपको क्या करना होता है, इसमें ना आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. जैसे 168 is 2 square into 3 into 7, वैसे I think 2 cube या 2 cube into, और फिर 1134 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. ठीक है, उससे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी पावर्स को कंपेयर करते हुए. So that is the thing. M is the least positive integer such that. So prime factorization क्यों करना है, क्योंकि least positive integer हम ना इनको क्या करते हैं, एकदम least positive integers में reduce करने का ट्राई करते हैं, which are the prime factors, because prime factors are the least positive integers. तो उस हिसाब से हम पावर्स देखते हैं एंड पावर्स को भी ट्राई टू कंबाइन एंड कंपेयर 168 के पावर्स एंड 1134 के पावर्स. एंड m is the least positive integer, हम इसके पावर्स और इसके पावर को कंपेयर करने का ट्राई करते हैं. Then m plus n करते हैं. So this is one question which is a little easy of number systems. Number systems में ये एक easy question माना जाएगा because you just have to compare the powers and you have to compare it. It's like that. Log की questions usually easy होता है. If x and y are the positive real numbers such that log x to the base this equal to 3 log. तो इसमें बस log की properties लगा के ना, like log की properties if you revise you can actually do this question very easily. इसमें बस log की properties लगानी है and you have to compare it. ठीक है, x and y. So these are the questions जो log में आते हैं. Then there are questions of root.
ठीक है, दिस इज द रूट वाला क्वेश्चन जिसमें आपको ये करना लाइक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें भी आपको क्या करना होता है कि आपको एक के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ये सारे क्वेश्चंस ना दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस जो रिपीटेड होता है। अगर आप ना प्रैक्टिस करोगे आपको इसका टेक्निक समझ जाएगा। सो दिस इज सबसे पहले आपको के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। वैसे आप निकाल सकते हो इसके आंसर्स, नॉट दैट हार्ड। मैं ये सब सॉल्व नहीं कर रही बिकॉज ये मेरा आइडिया नहीं है कि मैं सॉल्व करके बताऊं। मेरा आइडिया ये है कि आई हैव टू टेल यू कि कौन से क्वेश्चंस आपको पिक करने चाहिए एंड कौन से क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग जो मैं फर्स्ट राउंड में कर सकती हूँ। सो दिस इज द क्वेश्चन विच आई हैव टू पिक। एक क्वेश्चन, ओके, मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं 46 पे आती हूँ, ये भी एक डुएबल क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है, अगर मुझे नहीं आता के वाला तो मैं इसको सेकंड राउंड के लिए रखती हूँ। इफ x and y real number such that then the value of x minus 2y, so this is a question जिसमें आपको x minus 2y, ठीक है, इसमें आपको x minus 2y की वैल्यू निकालनी है। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये पूरे ब्रैकेट को एक्सपैंड करने का ट्राई करता है। क्यों करना है? x minus 2y को कोई k मान लो, k मान के उसको सॉल्व करो, k मानो, k मान के कुछ सॉल्व करो x एंड y, ठीक है। फिर k की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे x माइनस टू वाई को k मान के, तो वही तो हमें निकालना है। सो k की वैल्यू आप मानोगे फिर आपको निकल जाएगा, ठीक है। सो वैसे आप सॉल्व करोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देन यू कैन एक्सपैंड एंड k माइनस वन को तो आप एक्सपैंड कर भी सकते हो। इट्स नॉट लाइक एक्सपैंडिंग थ्री नंबर्स, थ्री इंटीजर्स एट अ टाइम, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। देन नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ दिस। मॉड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। मॉड वाला क्वेश्चन यू विल हैव टू ओपन द मॉड एंड डू, एंड दिस इज अ थीटा वाला क्वेश्चन। सो ये भी हो सकता है थोड़ा सा टफ जाए, ठीक है। द इक्वेशन हैज minus 2 as one of the roots if other two roots are real, then the minimum positive non-negative, okay fine। सो ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि माइनस टू वन रूट है तो प्लस टू एक और रूट होगा फॉर द रूट्स टू बी रियल। ये आप पढ़ोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो यू गेट टू नो कि दिस इज द क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट वाला इक्वेशन। तो ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये भी आप कर सकते हो, इट्स वेरी मच डुएबल। हाँ, let alpha and beta be the two distinct roots of the equation this such that alpha plus beta are the distinct roots of this equation, then the value of 8k minus b। ये ना रूट्स वाला कंसेप्ट है कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये आपने पहले भी किया होगा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस ए बाय बी, प्रोडक्ट सॉरी माइनस सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए, ठीक है। सी बाय ए, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इक्वेशन है, तो माइनस बी बाय ए सी बाय ए। तो ये आप करोगे ना, दिस इज एन इजी, वेरी इजी एंड डुएबल क्वेश्चन। सो तीन क्वेश्चन यहाँ हो गए, ठीक है। अगर आपने ना कैट की इतनी भी थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की होगी ना, आप ये तीन क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन which is again easy, it's not that hard if you do it now, it's not that hard। a mixture p is formed from removing a certain amount from a coffee jar, एक रेशियो दिया है। मिक्सचर एलिगेशन तो एक थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, यू कैन एक्चुअली डू इट। ये रिप्लेसमेंट मतलब आप थोड़े रिप्लेसमेंट फॉर्मूलाज होता है, थोड़े एडिशन फॉर्मूलाज होता है। if you do it you will be able to do this easily, you just have to sit and do it, ठीक है। फिर एक माइनर एंगल बिटवीन, तो द एंगल्स ऑफ क्लॉक जो होता है ना, ये आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसके रेडीमेड फॉर्मूलाज होता है। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला शीट भी दूंगी इसके बाद, आई हैव दिस फॉर्मूला शीट फ्रॉम क्रैको जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। तो ये क्वेश्चन ना जिसको फॉर्मूला आता है वो इजीली कर लेगा, इट्स जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन, ये भी आप क्लॉक के फॉर्मूले से कर लोगे। दिस इज वन क्वेश्चन। Then this is a typical question of profit and loss. Geeta sells two objects at the same price such that she makes a profit of 20% and a loss of 10%. She increases the selling price. So किसी को नहीं भी आता है ना, you can assume it as 100 and 100 and if you do it, अगर ना मैंने कैट की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया, मैंने 100 100 अज्यूम करके भी किया ना, तो ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो ना ये पेपर को, क्या आपको ऐसा लग रहा है देख के कि इसमें से ना तीन चार क्वेश्चन भी डुएबल नहीं है? तीन चार क्वेश्चन तो बहुत डुएबल है यार। सो यू कैन इजीली क्लियर द कट ऑफ हियर। ये कार ट्रिप वाला, ठीक है। कार ट्रिप ये टाइम एंड डिस्टेंस अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। लेट्स मूव टू द इजी क्वेश्चंस। In an examination, the average marks of 4 girls and 6 boys is 24.
Each of the girls has the same marks while each of the boys has the same marks. If the marks of any girl is at most double the marks of any boy but not less than marks of any boy, then the number of possible distinct integers. Possible distinct integers, okay. This you'll have to be a थोड़े से आपको concepts आने चाहिए. Ratio pattern. The salary of three friends are initially in the ratio. In the first year, they get salary hikes. In the second, they get salary hikes, mean salary of three friends. So this is an easy question. ठीक है, जिसको इतना भी नहीं आता, वो देख सकता है कि रेशियो 5:16:7 है. फर्स्ट ईयर में इतना हाइक मिलता है. ठीक है, तो 500, 600, 700 लेके चलो, इतना हाइक मिल रहा है. कैलकुलेटर भी आपके पास, आप कैलकुलेट कर सकते हो. सेकेंड ईयर, they get a salary hike of this much, and the salary of Geeta becomes. तो ये रेशियो दिया, रेशियो स्केल को इक्वेट करने के लिए इक्वेशन भी बन जाएगी कि गीता की सैलरी इतनी जो भी आ रही है इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ द थ्री फ्रेंड्स. सो इट इज एन इजी क्वेश्चन. ये राउंड 1 का क्वेश्चन है. सो अगर किसी को इतना भी ज्यादा भी नहीं आ रहा है कैट का, वो ये 4-5 क्वेश्चन तो इजीली कर देगा. एंड 5 3 सर 15 मार्क्स इज अ गुड स्कोर. 15 मार्क्स पे ना, आई एम नॉट किडिंग, यू विल गेट अराउंड 90%. ठीक है, 15 मार्क्स में आपको 90% के आसपास मिल जाएगा. बिकॉज कट ऑफ जो होता है ना, वही 9-10 मार्क का होता है. सो like why is it so hard to score this much? ठीक है, Arvind travels from town A to town B starting at the same time. This is again distances का thing. ठीक है, speed and distances, ये speed and distance का है, ये भी आप कर सकते हो. अनिल इन्वेस्ट ये है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एनुअली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा. देन दिस इज 60th वाला, टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क इज वन कॉन्सेप्ट जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज उसके क्वेश्चंस ना, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी व्हिच दे गिव. टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे. सो टाइम एंड वर्क इज वन सच थिंग जो आपको नहीं छोड़ना. ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन कि सर्कल्स, टाइम एंड वर्क आप कर सकते हैं. दिस इज वन क्वेश्चन कि सर्कल्स जो है लोकस दिया है, पेयर ऑफ टैंजेंट्स. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन जो मैथ्स में जो कंफर्टेबल है वो कर पाएगा. जिसको मैथ्स में इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं है, दे कैन लीव इट बिकॉज इसमें लोकस है. लोकस लाइक आपको पता होगा अगर आपने जेई मेंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा. लोकस इज जस्ट द सेट ऑफ पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो लोकस इससे आप निकाल सकते हो. सो दिस क्वेश्चन मे बी ओके, यू कैन लीव इट. अ क्वाड्रिलैटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ठीक है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज से आप कर सकते हो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल. सो ये क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के प्रॉपर्टीज से कर सकते हो. ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. रेशियोज दिए हैं, यू अप्लाई सम प्रॉपर्टीज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स कि ऐसे ऐसे है. दिस इज अगेन अ ज्योमेट्री का क्वेश्चन जिसमें मीडियन और ये सब दिया है, व्हिच यू कैन डू इजीली. जिसमें ये भी बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑल. ठीक है, सो दिस इज वन क्वेश्चन. यहाँ पे फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस. मतलब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता होगा, a+b/2 इक्वल टू दिस ऑलवेज होल्ड्स ट्रू. ठीक है, आप वो इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, इसमें से एक ना एक सेटिस्फाई होगा अच्छे से. ठीक है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, सो यार देखो अभी हम ना पेपर के एंड तक आ गए. द नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इज. ये नंबर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको. नंबर्स का प्रैक्टिस होगा तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा. A lab experiment I think this is the last. A lab experiment measures the number of organisms at 8 a.m. every day, starting with 2 organisms on first. The number of organisms on any day is equal to 3 more than twice the number of. So this is a linear equation जो हर दिन multiply होते जा रहा है. So this is a typical GP का क्वेश्चन है जो एक लीनियर इक्वेशन और उसका ही जीपी बनता जा रहा है. ठीक है, सो पता है लाइक आई नो आई वेंट अ बिट फास्ट बिकॉज मेरा आइडिया ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, क्योंकि आपको कोई भी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा वो चीज. बट द आइडिया इज व्हेन यू आर रीडिंग दीज क्वेश्चंस, दीज आर नॉट दैट हार्ड. बट व्हाई इज द प्रॉब्लम कि लोगों से मतलब 80% पीपल आर स्कोरिंग लेस देन 10 मार्क्स. मतलब 3-4 क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे. इट इज द प्रेशर कि आपको सही क्वेश्चन पिक करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको जो 40 मिनट मिलते हैं ना, आप एक क्वेश्चन उठाते हो आपसे नहीं बनता है. आप दूसरा क्वेश्चन उठाते हो आपसे नहीं बनता है. फिर आपके ऊपर ना एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है. फिर आप तीसरा क्वेश्चन उठाते हो, उसमें भी आप मैसअप कर देते हो. सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैट. द क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ. दिस इज द पेपर ऑफ 2023. इफ आई शो यू द पेपर ऑफ 2024, वो भी इसी लेवल का. इट्स नॉट दैट कि कौन सी इजी या हार्ड हो जाता है. द आइडिया हियर इज
you will have to pick up the easy questions and solve them and not panic. Because ना इस पेपर में there are 22 questions, ठीक है? इस पेपर में there are 22 questions and आराम से there are 6-7 questions which are easily doable by someone who is very new to CAT. हो सकता है कि you just started, तुमने इतना पढ़ाई भी नहीं किया ना, तो भी तुम क्लियर माइंड से जाओगे ना, तो तुमसे 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि ना कैट में ऐसा नहीं कि एकदम बहुत एडवांस जेई एडवांस लेवल का मैथ्स आता, नहीं। इट्स अ वेरी बेसिक मैथ्स। अगर आपने ना 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कैट देते हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स भी नहीं पढ़ा होगा, एंड ऑल दे वांट इज एंड दीस आईआईएम्स दे हेट इंजीनियर्स अ लॉट। आप देखोगे बाद में वो इंजीनियर्स का कट ऑफ बहुत ज्यादा रखता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो 10वीं के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, उनको भी ये कैट लिखना होता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट दे डू इज दे कीप दीज इजी क्वेश्चंस। तुम्हारा जॉब क्या है कि यू हैव टू फाइंड दीज इजी क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम विद 100% एक्यूरेसी। इट्स नॉट लाइक कि तुम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आ जाओगे, नहीं। तुम 4-5 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके कट ऑफ निकल जाएगा। अगर 90 के ऊपर लाना है, 99 के आसपास लाना है ना, तो आई वाज अ पर्सन जिसका क्वांट्स मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बट मेरा जो भाई है, माय ब्रदर, ही इज 3 इयर्स एल्डर टू मी, ही वाज अ 99.5 परसेंटाइलर इन क्वांट्स। सो उसका स्ट्रेटेजी क्या होता था कि उसका क्वांट स्कोरिंग है, उसका वीआरसी वाज वेरी बैड, माय वीआरसी इज गुड, उसका वीआरसी इज वेरी बैड। तो उसका क्या था कि ही यूज्ड टू स्कोर इन क्वांट्स ओनली, तो कौन सी प्रैक्टिस करता था। सो लॉट ऑफ यू माइट बी कंफर्टेबल इन पॉइंट्स, तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं भी है, जो कंफर्टेबल है वो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। मे बी दे डू 12 क्वेश्चंस आराम से, 12 क्वेश्चन करके आ जाएंगे। बट तुम लोग से 12 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो 4-5 तो हो ही रहे हैं ना। सो यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ ईयर। 4-5 इजीली हो जाएंगे, 6-7 करोगे 90 परसेंटाइल तक आराम से आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज नहीं कर पाते इतने सारे लोग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद मैथ्स। जब मैं वीआरसी पे आऊंगी ना, जो नेक्स्ट सेशन में होगा, उसमें ना वीआरसी में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कंफर्टेबल, क्योंकि इंग्लिश तो सब लोग पढ़ सकते हैं। बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको नहीं आता है वीआरसी, जैसे मेरा भाई था, उसको नहीं आता था वीआरसी। सो इट्स लाइक दैट, जो लोग क्वांट्स में अच्छे होते हैं यूजुअली उनका वीआरसी थोड़ा कमजोर हो जाता है। वीआरसी का भी मैं बता सकती हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है आरसीज को, बिकॉज आई वाज गुड एट वीआरसी, सो आई कैन टेल यू स्ट्रैटेजीज अबाउट वीआरसी एज वेल। बट यहाँ पे लाइक किसी को भी ऐसा लगा कि इट्स नॉट एट ऑल डुएबल, लाइक ये क्वेश्चंस दीज आर डुएबल इफ यू प्रैक्टिस। एंड इवन इफ योर प्रैक्टिस इज नॉट दैट मच, अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है ना, तुम उतना प्रैक्टिस करोगे तो उसमें से तुम कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर लोगे। बिलीव मी ऑन दैट, बिकॉज मैंने भी इसी टाइम पे स्टार्ट किया था माई प्रेपरेशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द एग्जाम डे एंड यू डोंट पैनिक अंडर प्रेशर। ऐसा कोई भी है जिसको लगा कि टफ है, बहुत टफ है, जिससे होगा ही नहीं। आई डोंट थिंक ऐसा कोई है। किस किस को लगा कि दिस इज डुएबल, मतलब आई कैन एटलीस्ट डू 4-5 क्वेश्चंस हियर। 4-5 मिनिमम, मतलब इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके ग्रेट। ग्रेट ग्रेट। एक को ही लगा, बाकी लोग को क्या लग रहा है? बाकी लोग भी कुछ बोलो मे बी। आई कैन ओनली सी वन पर्सन, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? ओके देयर आर 2 पीपल नाउ। ओके ग्रेट। सो यार अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओके देयर आर मोर पीपल, ओके ग्रेट। सो लॉट ऑफ टाइम्स वही होता है कि यू कैन डू 4-5 क्वेश्चंस, टेक इट टू 6-7, टेक इट टू 8, यू विल क्रॉस 90, 95 तक क्रॉस हो जाएगा। सो क्वांट्स में तुम्हारे अच्छे नंबर बन जाएंगे। सो क्वांट्स इज वेरी स्कोरिंग, बिकॉज डीआईएलआर में क्या है ना, हो सकता है तुम्हारे सेट्स ना बने। वीआरसी में लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी सी, ठीक है, जिनको थोड़ा लगता है इंग्लिश उनसे उतना नहीं जमता है, या फिर जिनको लगता है कि आरसीज नहीं पढ़े जाता है। मैं एक सेशन में बताऊंगी आरसीज कैसे पढ़ता है, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि आरसीज को टैकल कैसे करना है। आरसीज में भी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि तुम्हें इंग्लिश इजी जाए, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, बट स्टिल दे आर एबल टू सॉल्व वीआरसी, बिकॉज वीआरसी इज प्योर लॉजिक। वीआरसी इज नॉट इंग्लिश, वीआरसी इज प्योर लॉजिक। When you read it in the form of logic ना, you'll be able to solve a lot of questions in CAT. और इवन इन जैट में तो और थोड़ा टफ हो जाता है इंग्लिश। बट जितना भी टफ है ना, अगर तुम्हें वो लॉजिकल फ्लो समझ में आ रहा है पैसेज का, या फिर लॉजिक समझ में आ रहा है, तो यू कैन इजीली क्रैक अ वीआरसी वाला थिंग, ठीक है। सो क्वांट्स इज वन थिंग जिसमें क्वेश्चंस ट्विस्ट नहीं करते, बट इफ यू प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ एंड यू विल बी एबल टू डू इट। इवन इन डीआईएलआर यू विल बी एबल टू डू मिनिमम 1 सेट वेरी इजीली। 2-3 सेट करोगे विथ 100% एक्यूरेसी, 90-95% इजीली आ जाएंगे, ठीक है। So, and one more thing is जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. First thing is you will have to clear CAT. CAT के बाद ना I can tell you about GDPI, because clearing CAT and not clearing GDPI is waste है. उससे अच्छा आपको लगेगा कि कॉल मतलब आ गया और मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो this is very bad, because I have seen in the past year a lot of people got calls, lot of people cleared CAT,
बट दे weren't able to convert colleges because उनको इंटरव्यू में जीडीपीआई टैकल करना नहीं आ रहा था. ठीक है. सो टैकलिंग जीडीपीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी आफ्टर दिस कैट जैट का सीजन गेट्स ओवर, because tackling GDPI is one step further than cracking CAT. GDPI को tackle करना is not easy. A lot of times you don't know what is going wrong. You might get rejected and you won't even understand the reason कि why the interview is rejecting you. A lot of times you will feel कि तुम्हारा interview तो बहुत अच्छा गया है, but जब तुम result देखोगे तो you have been rejected. It's like that. So it's very important to keep some pointers of GDPI in mind. Because I know the biggest disappointment would be getting a call and not being able to convert a single college. ठीक है. That would be very disappointing because मैंने खुद अपने दोस्तों को देखा है थोड़े जिनको बहुत अच्छे अच्छे कॉल्स आए थे अच्छे अच्छे IIM से, but they were not able to convert the calls. एंड मैंने देखा है जिनके परसेंटाइल्स कम है थोड़े, बट उनके इंटरव्यू स्किल्स और जीडीपीआई स्किल्स इतने अच्छे हैं कि वो कन्वर्ट कर पाए कॉलेजेस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल कि अगर तुम्हारे इंटरव्यू स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं है ना, सो थोड़ा कंपनसेट यहाँ पे हो जाए. और अगर इन केस यू आर जस्ट बैरली गेटिंग अ कॉल, it's totally fine, you can convert it. ठीक है, but you have to be very systematic with your GDPI preparation as well. बट अभी जीडीपीआई के बारे में इतना नहीं सोचता, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आराम से. नवंबर में जब हो जाएगा दिसंबर जनवरी, आपको जीडीपीआई करते रहना है पूरा टाइम. उस टाइम पे मैं एक और सेशन ले लूंगी एंड आई टेल यू हाउ टू टैकल जीडीपीआई, बिकॉज आई लव जीडीपीआई अ लॉट. आई यूज्ड टू मतलब प्रैक्टिस अ लॉट ड्यूरिंग माय जीडीज. मैं जीडीज बहुत प्रैक्टिस करती थी, पीआईज भी बहुत प्रैक्टिस करती थी. So, out of all the calls I got, I was able to convert all of them. There wasn't a single call where I was rejected क्योंकि like I was able to convert because the GDPI process मुझे बहुत अच्छे से जमता था. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आंसर करने हैं क्वेश्चंस ताकि आपके कन्वर्ट्स बहुत अच्छे से आए. ठीक है, बट अभी के लिए यू हैव टू क्रैक कैट. दिस इज द बेयर मिनिमम जो आपको करना है. सो हाउ मेनी पीपल है जो जिनको आज का सेशन के बाद लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हो सकता है फॉन्ट्स एंड DILR. Okay, great, great. That's great. Yeah. So कुछ भी डाउट है तो you can just turn on your mic and ask. मेरी तरफ से तो इतना ही था. कुछ डाउट है तो you can ask. Always here. एंड आप व्हाट्सएप या फिर इंस्टा पे भेज रहे हो तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी हेक्टिक हियर. मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक है. आज छुट्टी थी तो मैं आई कुड आंसर, बट आई बी अ बिट लेट इन आंसरिंग, बट आई डेफिनेटली आंसर. आई ट्राई टू क्लियर डाउट्स एंड या जब मैं सेशन भी इसीलिए रख रही हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज आप लोग पूछते हो काफी ज्यादा इंस्टा या व्हाट्सएप पे, बट आई एम नॉट एबल टू आंसर इट इन दैट डिटेल. सो आई कीप अ सेशन सो दैट मैं अच्छे से डिटेल में आंसर कर पाऊँ काफी लोगों को, बिकॉज मुझे बोलना होता है बट फिर उतना टाइम नहीं हो पाता है. फिर लाइक मैं कुछ और कर रही होती हूँ फिर आप पूछते हो, सो इट्स लाइक अ बिट हेक्टिक. फिर मैं आपको आंसर नहीं कर पाती हूँ. सो आई एम लाइक आई जस्ट कीप सेशंस कभी कभार ताकि मैं आपको अच्छे से आंसर कर पाऊँ कि लाइक कैसे कैसे चीजें करनी होती है एंड द मिस्टेक्स व्हिच आई डिड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जो आपको नहीं करने. व्हाट वाज योर कैट एंड ज़ैट स्कोर? सो बेसिकली इन ज़ैट आई स्कोर 97 percentile and in cat I messed up a bit in DILR and I was able to score only 91 percentile. Gem minimum questions for a call. Minimum questions. No, minimum questions I can't tell because what happens is minimum questions is like minimum percentile I can tell. Minimum question gem so you'll have to score a lot because you know it depends on your acads as well. Because CAT में क्या होता है ना, you'll have to be like आप लोग को 10th and 12th के भी scores देखने होते हैं. Because a lot of times what happens is 10th and 12th के जिनके acads कम होते हैं ना उनको score थोड़ा ज्यादा लाना होता है, या जिनके अकार्ड्स अच्छे होते हैं उनको स्कोर मतलब वो थोड़ा कम भी करे तो चलेगा. बट एज अ जेम ट्राई टू एम एज हाई एज पॉसिबल. इफ यू आर अ जनरल इंजीनियरिंग मेल ना, अगर आपको IIM ABC रखना है ना तो you'll have to score around 99.5 के ऊपर. ठीक है, एज अ फ्रेशर. इफ यू आर टारगेटिंग एनी IIM मतलब बेबी IIMs वो भी चलेगा ना, तो फिर यू कैन स्कोर बेबी IIMs वगैरह के लिए you'll have to score about 94 percentile बिकॉज वो आपके कैप का कट ऑफ होता है. 94 के ऊपर एटलीस्ट आप स्कोर करने का ट्राई करो. यू नीड टू स्कोर 95 परसेंटाइल फॉर कैप. यस यस 95. तो 94 आई थिंक वाज द कट ऑफ. तो 94 के ऊपर तो एटलीस्ट स्कोर करो 95. यस. तो दैट इज फॉर जेल.
For that, you'll have to score about, for that, you'll have to score as a general engineering male, you'll have to score about 95. For a general engineering female, you'll have to score about 90. Mine was 97. What's CAP? CAP is common admission process. Is CAT preparation enough for that? No. For that, you'll have different sections. That you'll have decision making and that thoda tough hoga, VRC and all. That is the thing. So I was one person जिसने CAT थोड़ा mess up कर दिया था. Like I was able to score only 91 because I messed up in the DILR section. Like मेरे mocks वगैरह में अच्छे से scores आ जाते थे. Mocks वगैरह में I used to score a lot. But on the final day I messed up a bit. But I was able to cover up in ZAT, NMAT, SNAP and CMAT. So वो सारे पेपर अच्छे गए. CAT थोड़ा mess up हो गया. So आप CAT mess up भी हो जाता है ना, आपको ये as a lesson लेके चलना है कि you can score much better and you can convert very good colleges despite messing up CAT. You don't have to give up. Every 8 to 10 IIMs take only one interview collective. Yeah. So what is CAP? CAP is basically common admission process where ये जो थोड़े IIMs होते हैं ना, बेबी IIMs, ये सब पुल अप करके एक प्रोसेस लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कॉमन इंटरव्यू देना होता है. दैट इज कैप. सो IIM ABC ब्लैकीज जो होते हैं उनके इंटरव्यूज अलग होते हैं. इवन IIM सांबलपुर ये सब के इंटरव्यूज अलग होते हैं. बट देर आर अ लॉट ऑफ IIMs जो कंबाइन एक इंटरव्यू लेते हैं और वही इंटरव्यू का स्कोर हर अपनी IIM के प्रोसेस में यूज करते हैं. समझा? ओके, गॉट. फाइन. What is that cutoff for general engineering male? It was around, I think, 95 percentile. Yeah, 95 percentile with sectional percentiles about 80, 80, 80 each section. I don't want to demotivate you, but GEM के लिए please score as high as possible. The world is very ruthless for GEMs. I don't want to demotivate, but that is the reality. I don't want you to live in a bubble or something. Yeah. सो यार प्लीज ऐसे डेल्यूशन में मत चलना, इसलिए मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट रियलिटी बताना चाहती हूँ कि इट इज रूथलेस, इट इज टफ फॉर जेम्स. ओके, इवन फॉर जनरल इंजीनियरिंग फीमेल्स भी टफ ही है बिकॉज फीमेल के लिए बस थोड़ा डाइवर्सिटी का मिल जाता होगा, बट जनरल इंजीनियर्स के लिए टफ है इन जनरल. बिकॉज इवन इन माई एक्सेल आ रहा है ना, आई टेल यू द स्टैट्स. मेरे क्लास में देर आर ओनली अबाउट 28% फ्रेशर्स. बाकी सबके पास वर्क एक्स है, वो भी उसमें इंजीनियर्स तो उससे भी कम है. There are only 30% engineers in my class. 30% engineers, maybe there are only 28% freshers. So even if you are a girl, it's very hard for you as an engineer. क्योंकि diversity engineers को नहीं मिलता. A lot of diversity points are given to other people जिनके arts या commerce के backgrounds होते हैं. Engineers को दूर रखने का try करते हैं. Female के लिए थोड़ा diversity मिल जाता है. But general engineering male के लिए कोई diversity point नहीं है. So sorry. ना आपके लिए रिजर्वेशन है ना आपके लिए कोई डाइवर्सिटी है. So that is the thing. So you'll have to score as high as possible. And as a general engineering male, I really hope your ACADs are good, वरना आपको और दिक्कत होगा. ZAT में XLRI के लिए ACADs को थोड़ा lightly ले सकता है, but none of the IIMs take ACADs lightly. So there are a lot of people with 999 profile. 999 profile is 90% in 10th, 90% in 12th, and 9 CGPA in engineering. But even if you don't have that much CGPA here, you can actually score, you can score as high as possible in CAT. But even if you have 8 वगैरह, तो कोई बात नहीं, कॉल आ जाएगा. जब आपके पास कॉल है तो आपके पास कन्वर्ट करने के भी चांसेस है. तो ये मत सोच के चलो कि मेरा प्रोफाइल ही गंदा है, मेरी किस्मत ही गांडू है, मैं क्या करूंगा. नहीं, ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल. इसलिए मैं आपको ये फैक्टर्स नहीं बता रही अभी. फिर आप ना अभी छोड़ दोगे कि नहीं यार कैट मेरे लिए नहीं बना, मेरा प्रोफाइल ही अच्छा नहीं है, तो ये मत सोचो. एनी मोर क्वेरीज? पूछो पूछो, ऑनेस्टली पूछो. आई एम रेडी टू आंसर एनीथिंग. कुछ लग रहा है कि इंटरव्यू में कैसे करना है, या फिर अभी से लग रहा है डर लग रहा है, ये कुछ भी लग रहा है तो जस्ट लेट मी नो, आई आंसर. किस्मत ही वॉट. नहीं, ऑनेस्टली जनरल इंजीनियरिंग में वगैरह मतलब किस्मत ही उनकी गांडू होती है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते.
नहीं, अब तक तो आपको रियलाइज हो गया होगा, बिकॉज अभी आपने इंजीनियरिंग में भी एक चीज देखी होगी फिर आप अभी मास्टर्स के लिए भी देख रहे हो, सो इट्स टोटली फाइन। या, सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इट। जेम्स प्लीज ट्राई इट फॉर एसपीजे नेटमेट ज़ैट एसएससी भी कुछ। हाँ हाँ हाँ। या I am ABC के लिए there is a lot of competition. Is there relaxation for general engineering bailiff? Yeah, definitely. Why not? WorkX वालों के लिए हमेशा प्लस पॉइंट है, WorkX वालों के लिए एडिशनल देयर आर पॉइंट्स। तो एज अ फ्रेशर इट्स वेरी टफ, WorkX के लिए यू विल गेट पॉइंट्स, ठीक है? हर आईआईएम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कितने मंथ्स का इतना WorkX का पॉइंट्स। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड फॉर अ प्रेप पॉलिश? या, एज अ पॉलिश आई वुड से कि मतलब revising concepts is not enough. Try to give as many mocks as possible and don't run behind giving a lot of mocks. Try to analyze the mocks. Because there are a lot of people who just give 5 to 10 mocks, but वो अच्छे से analyze करते हैं तो उनका बहुत अच्छा हो जाता है. But there are people who give 20 के ऊपर mocks, but वो analyze नहीं करते अच्छे से. तो उनका कुछ फायदा नहीं होता है. ठीक है? तो mock से ज्यादा ना mock का analysis is very important. Because mocks is something which you are giving as जो तुम्हारा knowledge है, but analysis is the part where you learn a lot in mocks. ठीक है? So that is very important. And for prep polish, I would say make a formula book क्योंकि it's not necessary कि and maintain a book for your mistakes. ठीक है? Mocks में तो जब आप analysis करते हो ना, try to maintain a book कि आप mistakes क्या कर रहे हो. Because those mistakes are very important क्योंकि वो mistakes आपको repeat नहीं करने. ठीक है? So try to maintain a book for the mistakes as well. That would be very good. वो बुक आप ये एग्जाम के एक वीक पहले रेफर करो कि ये मिस्टेक्स किए, ये रिपीट नहीं कर, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड Idhi for mocks, please share all recommendations that comes to your mind. Sure, sure. Ujjani, I'll share all the resources. फ्री भी है और थोड़े पेड भी है। फ्री है तो आई शेयर, पेड वाले अगर आप सीरीज ले पाओ ना, इट्स वेरी रीजनेबल, आई थिंक क्रैक का भी आ जाता है। सो आप पेड सीरीज भी लो तो अच्छा है, बिकॉज यू गेट इट इन वन शॉट। फ्री है तो आपको अलग अलग चीजें अलग अलग डोमेन्स में जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक द मॉक्स, ठीक है? तो फ्री भी है, पेड भी है, आई शेयर एवरीथिंग ऑन द ग्रुप, पक्का। ठीक है? सो यार अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी टाइम बहुत कम बचा है, एंड इवन इफ अभी आप करोगे अच्छे से, यू विल बी एबल टू क्रैक। ठीक है? आपको कॉल्स आ जाएंगे, कन्वर्जन का मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे इंटरव्यूज में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बट यू हैव टू ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। अभी के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे एकेड्स कैसे थे, तुम्हारा पास्ट भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रेजेंट है, तुम्हारे प्रेजेंट में तुम्हें अच्छा स्कोर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट फॉरगेट द पास्ट कि पास्ट में जो भी गलतियां हुई है, जस्ट डोंट रिपीट देम। प्रेजेंट में ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल, बिकॉज जितना आप हाई स्कोर कर पाओगे उतने आपके इंटरव्यूज कन्वर्ट करने के चांसेस हो पाएंगे। एंड दिस इज गोना बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ओके? ये अभी एंड नहीं होगा, नवंबर में रिजल्ट, कैट का रिजल्ट आता है, एंड नहीं होता है। इनफैक्ट श्रेयस है ना अभी चैट में, उससे ही पूछ लेना। इट गोस ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट गोस ऑन टिल अप्रैल मई। मई तक चलेगा पूरा प्रोसेस आपका। इंटरव्यू, जीडीपीआई लिस्ट आते हैं, फिर वेट लिस्ट आते हैं। It is a very long process which will go on for eternity, and you will be like, oh, when does it end? When does it end? When does the suffering end? So it is very important कि like आप लोग अभी से like थोड़ा patience बना लो, थोड़ा stamina बना लो, and when you get into a B school you will realize the easiest part was cracking the B school. Because honestly I don't want to scare you, but the curriculum here is very hectic, and I felt ki getting into XLRI is at least 10 times easier than surviving the first term at XLRI, because it's damn hectic. I'm telling you, you won't get any sleep here. Acads and everything manage करना मुश्किल है, time नहीं मिलता है, endless sessions होता है, endless case competitions होता है, there is a lot of thing which you have to do. भूतकाल तो भूल जाए, अब हम आने वाला फ्यूचर में। या, वेरी ब्राइट है, वेरी गुड, यस यस, बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। आप बी स्कूल में आ जाओ, यस। I'm hoping to see you guys here at some of you here at XLRI या फिर टॉप आईएम्स, जहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है? वहां पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पे भी लाइफ बहुत टफ है। ठीक है? बट डिमोटिवेट नहीं होना, जस्ट यू हैव टू कीप गोइंग। ठीक है? बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू बी स्कूल, उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़ जाता है। You will be my senior if I come. Yes, I I will be. Yeah, definitely. Yeah. So, ठीक है. I'm hoping to see you guys at XLRI as well. Yeah. Okay. So, अगर कोई डाउट नहीं है तो we can end this session.
I'll stop the recording as well. Okay.